बीएड प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम जो हमारा पिछला पीरियड था सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड, उसमें आज हम नया चीज पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे कार्य। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं उसको हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 5 तत्वों पर समान रूप से कार्य किया जा रहा है। समान रूप से कार्य किया जा रहा है। कौन कौन से? वो 5 तत्व है। 100% सुविधा, 100% सुविधा। इसमें सबसे पहले क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा है इसमें बालिकाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरा कार्य ये हो रहा है। तीसरा है इसमें अल्पसंख्यकों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, उसकी तरफ भी फोकस किया जा रहा है। सामान्य में जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है और विद्यालयों की अधोसंरचना में सुधार किया जा रहा है। पुराने भवनों की मरम्मत कराई जा रही है और आवश्यकता अनुसार नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। छठे नंबर पर आवश्यकता अनुसार प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति की जा रही है। और 7वां नंबर जो है, जहां तक 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहां प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है और जहां 2-3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहां उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। साथ ही दूर दराज के कम संख्या वाले क्षेत्रों में भी शिक्षा ग्रहण के केंद्र खुले जा रहे हैं जहां बच्चों को पढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि क्या कहना है इसका? 100% सुविधा। 100% सुविधा का मतलब क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, सब तक जो है प्राथमिक विद्यालय या और उच्च विद्यालय उनकी पहुंच में होने चाहिए। कहाँ? 1 किलोमीटर की दूरी में और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में सबकी पहुंच में होने चाहिए और उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। और इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, या दुष्कर परिस्थितियों में या मुस्लिम बच्चे जो है इनमें ही ज्यादातर जो है साक्षरता की कमी पाई जाती है, जो देखा गया, सर्वे किया गया है। लेकिन अब बहुत सुधार उसमें हो चुका है। अब सब अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, शिक्षा के महत्व को सब समझ रहे हैं। लेकिन ये पुरानी बात है, 2000 की बात है ये। तो तब उन्होंने अपना जो कार्यक्रम रखा, यानी कि 2020 साल पुरानी बात हो गई है ना, जब उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा कि ये प्राथमिक शिक्षा जो है सर्वसुलभ नहीं हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है। और अथक प्रयास में उन्होंने 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में कुछ प्राथमिक विद्यालय खोलने की पूरी कोशिश की है, जिससे बच्चे जो है इसमें अपने आकर्षित हो, नामांकन कराए, प्रवेश कराए है। तो ये सब सुविधा की बात इसमें आती है। दूसरी बात आती है इसमें 100% नामांकन। 100% नामांकन। 100% नामांकन का मतलब क्या है कि सरकार ने अपने प्रयासों में सभी बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की है। यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की पूरी कोशिश की है। अब उस एरिया में उस वर्ग के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की
रहते हैं, अब उन विद्यालयों में अपने नामांकन कराए, अपना प्रवेश कराए, अपना एडमिशन को कराए। अब उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? 100% सुविधा के लिए किए जाने वाले सभी कार्य किए जा रहे हैं। जन संचार के माध्यम से अभिभावकों को, बच्चों को, माता पिताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा के महत्व को बताया जा रहा है कि शिक्षा, अगर आपके परिवार में जितने भी सदस्य शिक्षित रहेंगे उतना ही आपका भला होगा, अच्छा होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट इसमें है कि सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। जो निर्धन परिवार है उनको उससे खासा फायदा हो जाता है। पाठ्य पुस्तकें और किताबें और यूनिफॉर्म ये सब दी जा रही है, तो उससे उनको फायदा हो जाता है। तीसरा क्या है कि सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन की या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें 100 ग्राम चावल या गेहूं, है ना, इस तरह की, और रोटी मतलब रोटी या चावल कह सकते हैं, दाल सब्जी जो भी है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट उनको कराई जा रही है। इस तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि नामांकन जो है बच्चे उसमें अपना बढ़ा रहे। सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और सभी वर्ग के लड़कियों को विशेष सुविधाएं इसमें प्रदान की जा रही है ताकि उनका नामांकन भी इसमें बढ़ सके। अब तीसरे नंबर पर 100% धारण, 100% धारण। 100% धारण का क्या मतलब होगा कि जिन बच्चों ने एक बार एडमिशन करा लिया है स्कूलों में, अब वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद में स्कूल को छोड़ेंगे, बीच में भी क्लास को छोड़ करके नहीं जाएंगे, बीच में स्कूल को वो नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस अभियान में? इसके लिए 100% सुविधा और 100% नामांकन के लिए किए जाने वाले जो सभी कार्य वो किए जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि मध्याह्न भोजन में बच्चों की रुचि का भोजन बनाया जा रहा है, उनकी रुचि का ध्यान रखा जा रहा है। मध्याह्न भोजन का प्रतिदिन का जो मेन्यू है उसमें अलग अलग मेन्यू रखा जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि आज कुछ बनाया जा रहा है, कल कुछ बनाया जा रहा है। स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाए जा रहे हैं। टीचर्स जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनका मेथड्स जो है उनकी तकनीकी जो है उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। पढ़ने पढ़ाने का माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे वहाँ पर रहे, उनको पढ़ने पढ़ाने का माहौल मिलेगा, उनकी रुचि उत्पन्न होगी पढ़ने में, तो ही वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, तो इधर उधर जाने की वो हिम्मत नहीं करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है 100% सफलता। 100% सफलता। 100% सफलता का मतलब क्या है कि जितने बच्चों ने एडमिशन वहां पर लिया है स्कूलों में, प्राथमिक में चाहे उच्च प्राथमिक में, वो सभी बच्चे जो है हर साल पास हो जाए, हर साल पास हो जाए और पास होकर के नई क्लास में प्रमोट हो जाए। कक्षा 5 का बच्चा 6 में आ जाए, 6 वाला 7 में आ जाए, चौथी वाला 5 में आ जाए, है ना, तो हर साल जो है वो पास हो जाए, फेल ना करना चाहिए। तो 100% सफलता ये है। इसके लिए जो ऊपर वाले कार्य तीनों में थे, ये तीनों के जो कार्य वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति की जा रही है। जिन स्कूलों में अध्यापक कम है वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है और उनके पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है, यानी कि उनको दोबारा भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनको बीच बीच में एक रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, उनमें वहां उनको भेजा जाता है। उनकी शिक्षण विधियां, शिक्षण तकनीकों में सुधार किया जा सकता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे किया जा सकता है, मूल्यांकन में सुधार कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। तो उससे उनको फायदा मिलेगा। अध्यापकों की जवाबदेही की निश्चितता भी की जा रही है, यानी कि अध्यापकों की जवाबदेही भी हो रही है। अगर बच्चे फेल होते हैं, पढ़ने में कमजोर हो रहे हैं, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है,
परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, तो उस विषय में फिर अध्यापक की जवाबदेही होगी कि आप इस पर अपना टिप्पणी करें, बताएं आप इसमें कमजोर कहाँ से है, पाठ्यक्रम जो है बोझिल क्यों है, उसका सुधार क्यों नहीं हो रहा, परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण क्यों है, उसका सुधार क्यों नहीं हो रहा है। निरीक्षण कार्य को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। निरीक्षण कार्य यानी कि अगर रेगुलर निरीक्षण कार्य होता है तो स्कूलों की दशा में, गुणवत्ता में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर निरीक्षण करने वाले ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठा के साथ में जुड़े हुए हो, तो वो जो है अपना ना फिर वो ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। जैसी जिसकी स्थिति परिस्थिति होगी स्कूलों की, वो वैसे ही करके जाएंगे, उसकी रिपोर्ट को लिख करके जाएंगे। अगर वो बेईमान होंगे तो रिश्वतखोरी मिलने निवृत्त होंगे तो उनको बड़ा सा लाभ मिल जाएगा, तो उनकी रिपोर्ट अच्छी बना करके चले जाएंगे। तो रेगुलर होना चाहिए, और रेगुलर होना चाहिए तो निरीक्षण करता होकर वो ईमानदार होना चाहिए। घर बैठे वेतन पाने वालों की संख्या कैसा बढ़ा रहा है, यानी कि बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं कि ज्यादातर सरकारियों की बात हो रही है कि घर बैठे बैठे छुट्टी का उसी दिन मतलब शरीर की कमी का कुछ भी बहाना ले लेते हैं, बीमारी का, आज मेरे पेट में दर्द है, शरीर में कमी हो रही है, आज बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, घर बीमार, आज कुछ घर में इस तरह काम हो गया। तो इस तरह की बहाने बनकर के बहुत छुट्टी लेते हैं सरकारी टीचर होते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि घर बैठे वेतन पाने वालों को भी संख्या पैसा जा रहा है, ताकि वो अपना स्कूलों में जाए, बच्चों को वहां पर पढ़ाने का काम करे। नेक्स्ट आता है गुणात्मक सुधार। गुणात्मक सुधार। नेक्स्ट क्या है? गुणात्मक सुधार। सुधार के लिए क्या काम कर रहे हैं? स्कूलों की संरचना में सुधार किया जा रहा है और उन्हें संसाधन संपन्न बनाया जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति की जा रही है। स्कूलों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से काफी कुछ एक कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। अब हम सर्व शिक्षा अभियान का जो हमने कार्यक्रम था उसका परिचय पढ़ा, उसके उद्देश्य पढ़े, उसकी वित्त व्यवस्था, उसका प्रशासन, उसके घटकों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है। और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे कार्य, इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, ये सब हमने पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब चीजों के बारे में सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन क्या है। सर्व शिक्षा अभियान मूल्यांकन। मूल्यांकन करते समय किसी भी चीज का हम क्या देखते हैं, उसमें कौन कौन सी उसमें कमियां हैं, कौन कौन सी उसमें दोष है। यानी कि जो हमने उपलब्धियां पाई है या हमने कुछ अचीवमेंट किया है तो वो हमारी उसमें गुण हो जाएंगे, और जो कुछ हमने खोया है वो दोष हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां कौन कौन सी थी। सर्व शिक्षा अभियान उसके घटक जितने भी उसके घटक थे, जैसे शिक्षा गारंटी योजना है, बैकबोर्ड योजना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, मध्याह्न भोजन योजना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। इन सबका दूरगामी उद्देश्य क्या था? तो इन सभी का एक उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व निर्धारित लक्ष्य से 2003 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को करने का जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं किया जा सका है। तब 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने और 2010 तक सभी बच्चों की कुछ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रश्न भी नहीं उठता है। तथापि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी उपलब्धियां हुई है, जो भी अचीवमेंट हुआ है, काफी संतोषजनक है। सरकारी आंकड़े जो है इस योजना के अंतर्गत जो उपलब्धियां हुई बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमारे शिक्षा सत्र जो 2015-2014 का 2017 का लगभग 4 लाख नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। दूसरा क्या है? शिक्षा सत्र 2014-15 तक लगभग 1 लाख शिक्षा गारंटी केंद्र खोले गए।
तीसरा, शिक्षा सत्र 2014-15 तक देश में 3,593 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें जो दूर दराज की जो पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियां होती हैं तो वो उनको एक आवासीय रेजिडेंशियल वालों को स्कूल की सुविधा दी जाती है। तो 3,593 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा सत्र 2014-15 तक 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु वर्ग के 99% बच्चों को प्राथमिक और 11 से 14 वर्ष के बच्चों को 90% बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। शिक्षा सत्र 2014-15 तक लगभग 3 लाख स्कूलों में नए भवनों का निर्माण किया गया है। शिक्षा सत्र 2014-15 तक पूर्व स्थापित स्कूलों में लगभग 16 लाख अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया गया है। शिक्षा सत्र 2014-15 तक लगभग 8 लाख स्कूलों में शौचालय का निर्माण किया गया है। लगभग 2.3 लाख स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 20 लाख अध्यापकों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 15 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए। कब से? 2014-15 तक। शिक्षा सत्र 2014-15 तक 716 ब्लॉक संसाधन केंद्रों और 75,956 क्लस्टर संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। लगभग 35 लाख अध्यापकों को पुनर्प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 8.72 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें सुलभ कराई गई है। यह कार्य अभी जारी है। वर्तमान में सभी प्राथमिक स्कूलों को 5,000 रुपए प्रतिवर्ष और उच्च प्राथमिक स्कूलों को 7,000 रुपए प्रतिवर्ष स्कूलों के रखरखाव के लिए दिए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था में सहायक हो रहा है। अब देखते हैं इसमें कमियां क्या है। यानी कि इसमें दोष जो आए हैं, कुछ इसमें पैसा खर्च ज्यादा हो गया, प्रक्रिया में ज्यादा नहीं मिली है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। कमियां, पहला है शिक्षा गारंटी केंद्रों में केवल खाना पूरी हो रही है और उनके द्वारा शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। दूसरा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी अपने उद्देश्य को प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जितनी आशा की जा रही थी उस आशा को पूरी नहीं की जा रही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो नए भवन बनाए जा रहे हैं वो पूर्व स्थापित स्कूलों में जो कमरे शौचालय का निर्माण किया जा रहा है वह बहुत ही बजट किस्म का है, वो उसके से 15-20 साल भी पूरे नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी सभी स्कूलों में सही समय पर वितरित नहीं की जाती है। कभी कभी तो रद्दी की तरह वो बड़ी रहती है और फिर वो रद्दी की टोकरी में रह जाती है और कबाड़ी की उनको उठा करके लेके जाती है। मध्याह्न भोजन के विषय में की गुणवत्ता संबंधी आईटी समाचार पत्रों में पढ़ने को सूचना मिलती रहती है कि आज चावल में टक्कर थी, आज दाल में टक्कर थी, आज उसमें कीड़े चल रहे दिखाई देते हैं भोजन में। तो ये सब चीजें गुणवत्ता को बता रही है क्या हो रहा है इसमें। अध्यापकों का पुनर्शिक्षण भी केवल खाना पूर्ति मात्र है, इसमें अध्यापकों के शिक्षण क्षेत्र में कोई सुधार ज्यादा नहीं हो पा रहा है। अध्यापकों को 500 रुपए प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु किया जा रहा है, उसका सदुपयोग निश्चित रूप से नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों के रखरखाव के लिए जो 5,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है, कम पैसा दिया जा रहा है और उच्च प्राथमिक को जो 7,000 दिया जा रहा है कम है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले को क्रमबद्ध योजना के तहत जो 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं उसके प्रयोग के आगे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यानी कि या तो दिए जा रहे हैं तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर जो लिखे जा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, तो ये सब चीजें जो है बेकार चली जाएगी। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो दूर की बात है, अधिकतर प्राथमिक स्कूलों की दशा भी बड़ी दयनीय है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, वैसे तो प्रोग्राम सरकार की तरफ से ठीक चला गया है, पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन जो उस अभियान में जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो सरकारी या बड़े बड़े जो इसमें छोटे बड़े कर्मचारी है, अगर पूरी ईमानदारी के साथ में कार्यक्रम को चलाए, कार्य करे, ड्यूटी निभाए, तो सब शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर सकते हैं, जल्दी पूरा कर सकते हैं हम, और समाज का उसमें सहयोग मिले। समाज के जो व्यक्ति है, जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, छात्र छात्राओं का भी अगर सहयोग मिले तो हम इस अभियान में 100% जो है जो ये संस्कृति सुविधा नामांकन धारण सफलता सुधार की बात की है, हम 100% हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि
सहयोग मिलना चाहिए और ईमानदारी और कर्तव्य